मशहूर टीचर, फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि स्त्री दान देकर या उपवास रखकर पवित्र नहीं होती, बल्कि अपने पति के चरणों को धोकर पवित्र होती है। हिंदुओं को जीवन मार्ग दर्शन कराने वाली किताब मनुस्मृति में मनु लिखते हैं कि औरतों को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। बचपन में अपने पिता पे आश्रित रहें, जवानी में पति पे और बुढ़ापे में बेटे पे। और ऐसी सोच रखने वाले सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े विचारक, नेता और धर्मगुरु कुछ ऐसा ही मानते थे। मगर इस सब के बावजूद भी महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। इस संघर्ष की कहानी क्या थी, आइए जानते हैं। साल था 1792। ये वो दौर था जिस वक्त विमेन ऑथर्स गिनी चुनी होती थीं। ऐसे में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की किताब द विंडिकेशंस ऑफ विमेन्स राइट्स पब्लिश हुई, जिसने पहली बार बात की जेंडर बेस्ड इक्वालिटी की। और इस किताब ने दिशा दी आगे होने वाले फेमिनिस्ट मूवमेंट को। साल 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन न्यूयॉर्क में 300 औरतों ने रैली की राइट टू इक्वालिटी को लेकर, और शुरुआत हुई फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की, जिसकी कई मांगों में से प्रमुख मांग थी महिलाओं को मतदान का अधिकार मिले। और दुनिया के दो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी प्रोग्रेसिव देश पितृसत्तात्मक थे, यानी पेट्रियार्कल। जिधर अमेरिका में लोकतंत्र आने के 150 साल बाद 1920 में महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिला, वहीं यूके में 1918 को। उस वक्त एशिया और अफ्रीका के कई हिस्से कोलोनाइज्ड थे। भारत में भी आज़ादी की जंग चल रही थी और ब्रिटिशर्स का कहना था कि भारतीय अनकल्चर्ड हैं, अपनी औरतों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, इसलिए हमें शासन करते रहना चाहिए। जिसके चलते सती प्रथा, बहुविवाह और बाल विवाह का विरोध अपर कास्ट आदमियों ने किया, खुद को ब्रिटेन की नज़रों में प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए। जहां दुनिया में संघर्ष राजनीतिक अधिकार और बराबरी को लेकर था, उधर भारत में औरतों का संघर्ष जिंदगी को लेकर था। और इस सब के बीच कई इंडियन फेमिनिस्ट थीं जिन्होंने धर्म और जाति को चुनौती देते हुए पितृसत्ता का सामना किया, बिना किसी स्वार्थ या क्षणिक लाभ के। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1950 में भारत का संविधान बना। इस संविधान ने निश्चित करने की कोशिश की कि महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकार बिना किसी शर्त के दिए जाएं। वो अधिकार जिनके लिए विदेशों में कई आंदोलन हुए। रूढ़िवाद लोग इसके विरोध में खड़े थे, जिस बात से नाराज होकर अंबेडकर ने 1952 में इस्तीफा दे दिया। वहीं फ्रांस में 1949 को द सेकेंड सेक्स सिमोन डी बोवर की किताब छपी, जिसमें सिमोन बायोलॉजी, साइको एनालिसिस और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बलबूते दुनिया को ये बताती हैं कि औरतों को पीछे रखने की वजह कहीं जस्टिफाइड नहीं थी। और वो लिखती हैं कि कोई इंसान औरत पैदा नहीं होता, उन्हें औरत बनाया जाता है। 1963 में अमेरिका द फेमिनिन मिस्टिक बेटी फ्रीडन की किताब छपी। फेमिनिन मिस्टिक में फ्रीडन ने फेमिनिन मिस्टिक का मतलब बताया कि ये मानकर चला जाता है कि औरतें घर का काम, बच्चे और शादी से संतुष्ट हैं, और पॉलिटिकल ओपिनियंस रखना या बाहर काम पे जाना, पढ़ाई करना औरतों को शोभा नहीं देता। इस किताब की 3 मिलियन कॉपीज दुनिया भर में बिकी और आगमन हुआ सेकेंड वेव फेमिनिज्म का। पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा देते हुए महिलाओं ने कल्चरल और सोशल इनइक्वालिटी की भी बात की कि पेट्रियार्की किस तरह हमारे कल्चर का पार्ट बन चुकी है, जिसने कई मुद्दे उठाए। मैरिटल रेप, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इक्वल पे, और इंडिया में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना।
1991 में थर्ड वेव फेमिनिज्म आई और उसमें नारीवाद ने बात की कि दुनिया में औरतों की संख्या 50% है, लेकिन फिर भी पावरफुल पोजीशंस में शायद ही कोई महिला नजर आती है। 2006 में मीटू मूवमेंट की पहली बार शुरुआत हुई और हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का मुद्दा उठा, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर पावरफुल पॉलिटिशियंस तक सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे। और इस सब के बीच कई लोगों का मानना है कि फोर्थ वेव में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। आज के दौर में 61% भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से अपना पक्ष भी रखते हैं। ऐसे में हम उम्मीद रखते हैं कि चौथी वेव सिर्फ औरतों को एक लेंस से नहीं देखेगी, बल्कि जाति, धर्म, गरीबी जैसे परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखेगी। आखिर में कैफी आज़मी की पंक्तियां हैं कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है एक दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।